फातेह आलम इसका नाम था। न जाने वालिदैन ने क्या सोचकर ऐसा भारी भरकम नाम रखा था। वो मेरे भाई का दोस्त था, इलाका गैर से इसका ताल्लुक था। वो वहां से तालीम हासिल करने पेशावर आया था। भाई के साथ वो FSC कर रहा था। इसमें ऐसी सिफात थीं कि भाई ने इसे भाई और मेरी माँ ने बेटा बना लिया। यूं वो हमारे घर में भी आने लगा। हम सब इसे आलम कहकर बुलाते थे, पूरा नाम नहीं लेते थे। आधा नाम पुकारने के बावजूद वो हमसे खफा नहीं होता था। आलम का ताल्लुक एक खुशहाल खानदान से था। इसके दादा का अपना गांव था जो कोहाट से आगे पहाड़ के ब्री की तरफ वाक़ था। इस गांव में ही उनका सारा कबीला आबाद था। जिन दिनों वो मेरे भाई के साथ पढ़ता था, हमारे घर हर वीकेंड पर आया करता था। सच बात यह है कि वो अपने हसन और वजाहत के सबब मुझे अच्छा लगता। मेरा जी चाहता कि वो रोज़ हमारे घर आए। जब वो आता तो उसे देखकर मैं बहुत खुश होती, बात बात पर खिलखिलाती। मेरी अम्मी ने एक रोज़ मेरी खुशी को भांप लिया और कहा, बेटी, तुम ज़रा अपने आपे में रहो और आलम के आने पर इस कदर दांत निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जहाँ आपस की दुश्मनियाँ और खून खराबे होते हैं। इन लोगों के कंधों पर हर वक्त बंदूक रहती है। क्या हम ऐसे ख़ानदान में बेटी के रिश्ते के मुतहम्मिल हो सकते हैं जहाँ सर की कीमत बंदूक की एक गोली से चुकाई जाती है? मेरी समझ में माँ की बातें नहीं आए। मैंने जाना वो मुझको डराने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। इन दिनों में मैट्रिक की तालबा थी और ये उम्र नसीहतों को पुलों से बांधने की नहीं होती। इस उम्र में तो बस ख्वाब ही अच्छे लगते हैं। वक्त गुजरता रहा और मैं आलम के सपने देखती रही। वो क्या मेरे बारे में सोचता था, मुझे इसका कोई इल्म न था। वो मेरे भाई की दोस्ती के एहतराम में हम लोगों की तरफ आंख अलिफाटे कर भी नहीं देखता था। इत्तेफाक से मैं मेरी बहन सामने इजात तो वो सर झुकाकर नजरें नीची कर लेता। फिर भी मेरा जी चाहता कि मैं उसी की दालहुन बनूं। हमारे घराने में पर्दे का रिवाज नहीं था, लेकिन सब ख्वातीन खुद को बड़ा छूटिया चादर में लपेट कर रखती थी और बहुत कम घर से निकलती थी। ये एक नामुमकिन सी बात थी कि मैं आलम की दालहुन बनती, मगर ख्वाहिशात पर किसी का बस नहीं चलता। मैं भी अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस थी। एक दिन सोचा, जाना चाहिए कि मेरे बारे में इसकी क्या राय है, लेकिन मसला यह था कि इससे बात कैसे की जाए। भाई सख्त मिजाज तो नहीं थे, लेकिन ऐसी खिली छुटी भी नहीं थी कि मैं अज खुद बैठक में खस जाती और आलम से बातें करने लगती। ताहम मुझे चीन नहीं था। दिल पहलू में तो था, मगर इसको किसी पुल करार न था। एक दिन सब घर वाले किसी तकरीब में गए हुए थे। मैं दादी के साथ घर पर थी। सर्दियों के दिन थे। अम्मी और बाबा जान मुझे दादी की देखभाल के लिए घर पर छोड़ गए थे। दोपहर के वक्त बेल बजी। मैं दरवाजे पर गई। सामने आलम खड़ा था। उसने भाई का पूछा। बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला, जी हैन, और दरवाज़ा खोल दिया। वो तेजी से बैठक में चला गया और भाई के आने का इंतजार करने लगा। मैं किचन में गई, जल्दी जल्दी चाय बनाई और ट्रे उठाकर बैठक में आ गई। ये पहली बार था कि मैं उसके सामने यूं आई थी। मेरे इस तरह बेधड़क आ जाने पर वो हैरान हो गया। यकीनन सोच रहा था कि उसे क्या हो गया है। अगर आज़र घर पर नहीं है तो उसने दर खोलकर मुझे क्यों घर के अंदर आने का कहा है। इसकी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने चाय की ट्रे मेज़ पर रख दी और कहा, आज़र भाई तो घर पर नहीं हैं, वो आई बाबा के हमरा रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं। लेकिन आपने तो कहा कि आज़र घर पर है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा था कि आप जो इतनी दूर से आए हैं चाय पी कर जाएं। मेरा इतना कहना था कि वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। आप ते चाय तो लीजिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। ये कहकर मैंने चाय की प्याली इसके हाथ में थमा दी। वो मजबूर सोफे पर टुक गया और चाय के छोटे छोटे घूंट लेने लगा। आपका मेरे बारे क्या ख्याल है? बेधड़क मैंने अपना सवाल दाग दिया, जो इस कदर तीखा था कि आलम का रंग सा रुख हो गया। उसने पहली बार नजर भर कर मेरी जानिब देखा और इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उजलत में तीर चला दिया। मैं आपको पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है? इसकी आंखें मेरी दीदा दिलेरी पर फटे की फटी रह गई। ये आप क्या कह रही हैं? वो रूहांसा होकर बोला, क्या आपको खबर है कि कितनी बड़ी बात आपने कह दी है? बात बड़ी छोटी नहीं।
ये एक सीधी सी बात है। शादी के लिए पूछना क्या कोई बुरी बात है, कोई जुर्म है? क्या मैंने चोरी या डकैती की बात की है? वो मेरे ताबड़तोड़ जुमलों से गिबर अलिफ गया। अभी तक वो माथे से पसीना पोंछ रहा था। फिर उसने कामिल संजीदगी से जवाब दिया, देखो बेहार बीबी, बात यह है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, मेरे लिए काबिल एहतराम हो। तुम्हारे अलावा कोई और लड़की अगर मुझसे इस किस्म की बातें करती तो मैं इसे सीधे मुंह जवाब ही ना देता, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अब सुनो कि मेरी मजबूरी क्या है। मेरी मजबूरी यह है कि मेरा ताल्लुक ऐसे कबीले से है जहां दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं। हम हर वक्त बंदूक की नाली के सामने रहते हैं। ऐसे में तुमको मुझसे शादी करके सिवाय परेशानी क्या मिलेगा? मुझे इसकी यह तावील उज़लान महसूस हुई। अब सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? मुझे सीधी बात कहनी और सुनानी पसंद है। शादी नहीं करनी तो ना कीजिए, कह दीजिए कि नहीं कर सकता। तो सीधी बात है कि है तुमसे शादी नहीं कर सकता। हमारे कबीले में लड़के हों आ लड़कियां बाल शादी नहीं कर सकते। जब उसने ऐसा तकासा जवाब दिया तो मैं और भी दाखी हो गई। इसके सामने से चाय की टरिया टेली और सर झुकाकर किचन में आ बैठी। आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से गिरने लगे। दिन को पोंछने वाला वहां कोई न था। इसी लम्हे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। आलम घर से चला गया था। इस बिलमशाफा गुफ्तगू का एक फ़ायदा ये हुआ कि इसके बाद मैंने आलम के सपने देखने छोड़ दिए और पढ़ाई में दिल लगा लिया। अलबत्ता अब भी जब वो भाई से मिलने आता तो एक खलिश सी सर अलिफाटती थी, जिसको मैं पहलू में दबा लेती थी और दाया करती कि खादी करे कि वो हमारे घर ना आया करे, क्योंकि मैं बार बार उसको घुलाने की कोशिश करती थी। वो कोशिश रायगा चली जाती थी। मेरी दार नगले आई और उसने हमारे घर आना छोड़ दिया। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों, जबकि वो और भाई एक दूसरे के बगैर रहते ना थे। सोचती थी कि भाई से पूछूं, मगर डरती थी वो क्या सोचेंगे। लेकिन एक दिन उम्मी ने पूछ लिया, आज़र बेटे, क्या बात है, बहुत दिनों से आलम नहीं आया? तब भाई ने बताया कि इसका चा बड़ा गुस्सैला है। इसका झगड़ा अपनी बरादरी के एक ताजिर से हुआ। इसमें वो ताजिर कत्ल हो गया। इसके बेटों ने आलम के चा पर दावा किया है। इसकी वजह से सारा खानदान परेशान है। इसी परेशानी के सबब आलम अपने गांव गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। कुछ दिन बाद आलम आ गया। उसने बताया कि चा को आफियत मिल गई है और वालिद ने कुछ ज़मीन देकर ताजरों के वर्सा को तावान अदा कर दिया है। कभी उम्मीद है कि राजीनामा हो जाएगा, लेकिन इसका चा ठीक आदमी ना था। गांव के सभी लोग इससे नाखुश थे, जबकि मकतूल ताजिर भी कोई गैर न था। वो आलम के चा और वालिद का चाजाद था, जिसकी ज़मीन वो हड़प करना चाहता था। बहरहाल राजीनामा तो ना हो, अगर किसी तरह इसके चा की जान बख्शी हो गए। ये दुश्मनी अभी चल रही थी कि आलम की फैमिली एक और दुश्मनी की लपेट में आ गई। इसके ताया का बेटा राहत अपने दादा के भांजे शफी खान के साथ पानी के मसले पर झगड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दे। शफी के दो भतीजे जख्मी हो गए। उनके पांव में गोलियां लगीं, जो बाद ठीक हो गए, लेकिन एक मामूली लंगड़ा हो गया। इस पर इस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि शफी खान ने हमारी दुकानों को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि इसने खुद ही अपने गोदाम में आग लगाई थी। जवाब में शफी ने भी दावा कर दिया। यूं आलम के खानदान की अपने कबीले के एक दूसरे घराने से भी दुश्मनी चल पड़ी। आन दिनों वो बड़ा परेशान था। इसने मेरे भाई से कहा कि शायद मैं काफ़ी दिन तक ना आ सकूं। कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। देखो इस दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। आज़र भाई ने इसे तसल्ली दी कि क्यों मायूस होते हो। वो बोला, आज़र, तालीम की खातिर मैं बचपन से झगड़े पसंद नहीं करता। इस झगड़े और लड़ाई में मेरे ताया और बाबा जान भी मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद शफी ने हम पर दावा कर दिया है। सितम यह कि हमारे जितने रिश्तेदार गांव में हैं, वो सब उनकी तरफ हैं और हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के बीचों बीच हमारा घर है। अब हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद आलम का खत आ गया। लिखा था कि हम दूसरे गांव चले गए हैं। इस गांव के आसपास मेरे 4 मामू और 4 खालाएं रहती हैं। देखिए ये परेशानी कब तक रहे। अगले माह फिर आलम का खत आया। लिखा था, प्यारे दोस्त आज़र, इन दिनों हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा तुमसे मिलने से कासिर हूँ, क्योंकि हमारी ज़मानतें नामंजूर हो गई हैं।
बाबा, ताया और तायाजाद भाई तो सेंट्रल जेल चले गए हैं। मैं और एकता आज़ाद भाई शना खान मफरूर हैं। सना अपनी ससुराल और मैं मामू के पास छुपा हुआ हूँ। एक मामू के पास चंद दिन रहता हूँ और फिर दूसरे के पास चला जाता हूँ। इस बार तो इम्तिहान भी ना दे सकूंगा। आप ही सोचिए क्या बनेगा हमारे मुस्तकबिल का। भाई आज़र ने ख़त पढ़कर मेज़ पर रख दिया करते थे। जब वो कॉलेज जाते, मैं आलम का ख़त खोल कर पढ़ लिया करती तो मुझे दाके होता। अब मुझे आलम की बात समझ में आ रही थी। वो क्यों कहता था कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। वाकई जैसे इसके हालात ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से थे। इसमें तो यह नामुमकिन ही था कि कोई लड़की इसकी दालहुन बनकर खुश रहती। आलम के खुतूत से हालात पता चलते रहते थे। इसकी माँ और दो बहनें ताई और ताई की बेटियां सभी दर-बदर हो गए थे। दुश्मनी के सबब वो अपने गांव अपने घर बार हज कर रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर थे। इसके दो छोटे भाई भी किसी खाला के पास और कभी किसी मामू के पास होते थे। दोनों छोटे भाइयों ने भी तालीम छोड़ दी थी। यूं नहीं 2 साल गुजर गए। इसके मामू और खालाएं उनसे तंग आ चुके थे। वो अब आलम और उसके भाइयों को पनाह देने पर तैयार न थे। इस वजह से आलम का दिल परेशान रहने लगा था। इसमें यह ख़त तफसील से लिखा था और जवाबी ख़त के लिए पता भी लिख दिया था। भाई ने आलम को ख़त लिखा कि तुम मेरे पास ए जाओ। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से कोई मेरा दुश्मन बनता है तो बन जाए। मगर आलम ना आया। इसका ख्याल था कि शहर में जाने वालों में से अगर किसी ने पुलिस को इशारा भी कर दिया तो वो पकड़ा जाएगा। एक माह बाद इसने ख़त लिखा कि अभी तक वो अपने दोस्त साबिर के पास है और उसे इस बात का कलक है कि इसकी माँ 2 बार अपने भाई के घर मिलने को आई मगर मामू ने इसे बताया कि आलम इधर से चला गया है। तभी बेटे की जुदाई के सदमे से वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। वो घर से निकल जाती है, लोगों को पत्थर मारती है और लोगों के पत्थर खाती है। वो शायद ये जिद है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूँ। मेरे जैसी कामत के किसी नौजवान लड़के को देखती है तो इसके पीछे भागती है, हत्ता कि इसके घर में दाखिल हो जाती है। छोटे भाई ने माँ को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। उधर मामू की बीवी करंट लगने से फौत हो गई है। मामू का घर भी वीरान हो गया है और उनके 6 बच्चे माँ से महरूम हो गए हैं। ये खत पढ़कर मैं हैरत में डूब गई कि अल्लाह, ये कैसी परेशानियां हैं जो इस बेचारे को घेरे हुए हैं। खादी की कुदरत। इसके बाद वाला इसका खत खुशी से भरा हुआ था। लिखा था, मुबारक हो मेरे दोस्त के वालिद साहब ताया और ता आज़ाद भाई रहा हो गए हैं और मेरे छोटे भाई ने किराए का मकान ढूंढ लिया है। अम्मी की तबीयत भी काफ़ी संभल गई है। अब मैं पिंडी जा रहा हूँ, वहाँ जाकर नया पत्ता लिखूंगा। 15 रोज बाद आलम का खत पिंडी से आ गया कि हम सब घर वाले पिंडी आ गए हैं। यहाँ मैं किसी को अपना असल नाम नहीं बताता। एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है। छोटा भाई भी मुलाजमत कर रहा है। वालिद साहब किराना की दुकान डाल रहे हैं। गिरचा अपना गांव छोड़ने का रंज है, लेकिन जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों ने मगर वफा ना की। आलम के ताया को रहा हुए 6 माह भी न गुजरे थे कि शफी ने इसको गोली मार दी। आलम का छोटा भाई और वालिद भी बंदूकों की जद में आकर जख्मी हो गए। सुलह के लिए इन लोगों ने हैं जिरगे भेजे, लेकिन उन्होंने फिर भी गलत कदमा उठाया। फिर शफी की तरफ से राजी नामे की पेशकश हुई। आलम के तायाजाद भाई राजी हो गए। इन दिनों में शनुगत जो मफरूर था, इसने आफियत की दरख्वास्त दी लेकिन मंजूर ना हो सकी और उसके बाद वालिद का कत्ल हो गया। ताया के कत्ल के बाद आलम बहुत ही परेशान था कि फिर उसके भी वालिद का कत्ल हो गया। आलम का खत आया कि मैं फिर राजी नामे के लिए जा रहा हूँ ताकि इस खून खराबे के बाब को बंद किया जा सके। 6 साल से मफरूर की जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये भी कोई जीना है। इसीलिए ताया और बाप के कातिलों से फिर भी राजीनामा चाहता हूँ ताकि मफरवरी की जिंदगी खत्म हो तो मैं बेखौफ होकर आपसे मिलूं। पढ़ाई के छूट जाने का बहुत अफसोस है। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। इरादा है कि दोबारा पढ़ाई शुरू करके इम्तिहान दूँ। मैंने किसी वक्त भी अल्लाह से शको नहीं किया। मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि अब मेरा करतउन ख़त्म होने वाला है। ये आखिरी ख़त आलम का भाई के पास आया था। ख़त में पिंडी का पता लिखा था, इसलिए मैं, उम्मी और भाई आलम के घर पेशावर से पिंडी गए।
उसकी माँ और बहनों से मिले। वो सीधी सादी, प्यार करने वाली औरत थी। तवील अरसे तक ये ख़ानदान बखर रहने के बाद इकट्ठा हुआ था और उनको सुकून मुयस्सर आया था। फिर भी आलम की वालिदा के चेहरे पर गुजरे हुए कठिन वक्त के असरात नुमायां नजर आते थे। इस रोज़ चंद लम्हों के लिए आलम को अकेले में मुझसे बात करने का मौका मिला तो उसने पहला सवाल यही किया, क्या अब भी आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वाकई आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी कठिन है, मैंने जान लिया है। तो फिर क्या इरादा है? मीरनी दालहन बनूंगी, अपनी उम्मी से बात करूं? हरगज़ नहीं आलम, मैं इतनी आजमाइशों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं इसको यही जवाब देने वाली थी मगर ना दे सकी क्योंकि इसी वक्त उसकी उम्मी और वालिदा वहां आ गईं और अल्फाज मेरे लबों तक आकर रह गए। हम अपने शहर चले आए और हमारे आने के सिर्फ एक हफ्ते बाद भाई को किसी ने खबर दी कि आलम को उनके मुखालिफ रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया है। अलिफाफ, इस खूबसूरत नौजवान ने जिसका नाम फातेह आलम था, किस कदर मजबूर और मुसीबतों भरी जिंदगी गुजारी, इतनी सोबतें बर्दाश्त की, 6 साल की मफरवरी और दर बदर छुपते फिरना, प्यारों का खून बहा, फिर भी राजी नामे पर आमादा होना, लेकिन इसके कबीले की कोहना रवायात ने इसका पीछा न छोड़ा। ये हुसैन, नेक अतवार और सुलह पसंद नौजवान बिलाखिर अपनों की दुश्मनी की नज़र हो गया। हाज़र भाई आलम की मौत की खबर सुआन कर फूट फूट के रोए थे। अम्मी और मैं भी बहुत गमज़दा और अफसुर्दा हुए। तब माँ ने मुझे कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले दिन समझा दिया था और तुमको मेरी बात समझ ना आ रही थी। अब आ गई है ना समझ? हाँ माँ, बहुत अच्छी तरह, मैंने जवाब दिया, लेकिन उनको ये बावर ना कर